हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन 1 वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के महामैराथन क्लास जो कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का चलेगा, बीएड फर्स्ट ईयर वाले के लिए है, ठीक है। तो आप लोग को इसमें क्विक रिवीजन करते हुए, आपको दिमाग में रखते हुए, है ना, हर एक कंटेंट को एक दिमाग में रिकॉल करते हुए इसको पढ़ना है और इसको बार बार रिपीट करते हुए देखना है, ताकि आप लोग को टॉपिक याद रहे, कंटेंट याद रहे और उस पर संबंधित जो भी पॉइंट है उसको याद रहे। तो आइए दोस्तों, समय का अभाव रहते हुए हम लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का महामैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना है, ठीक है। तो आइए, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड फर्स्ट ईयर की महामैराथन क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को देखेंगे, संक्षिप्त टिप्पणियाँ देखेंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। पितृसत्ता तथा मातृसत्ता के बारे में समझेंगे, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के बारे में समझेंगे, लैंगिकता तथा लिंग भेद में क्या अंतर है और समानता तथा समता का अर्थ को समझेंगे। तो इस तरह से 4 टॉपिक है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको पहले हम पढ़ के ख़त्म करते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में जाएंगे। पहले है पितृसत्ता तथा मातृसत्ता, पेट्रियार्ची तथा मैट्रियार्ची। तो पितृसत्ता यानी कि पेट्रियार्ची क्या होता है? पितृसत्ता, पितृसत्ता मुख्यतः शब्दों से मिलकर बना होता है। पितृ प्लस सत्ता, पितृसत्ता, पिता की सत्ता। पितृ मतलब होता है पिता और सत्ता मतलब की सत्ता, तो पितृसत्ता मतलब पिता की सत्ता। अर्थात पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों पर अधिकार प्रधानता दी जाती है। यानी कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम लोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को उनका अधिकार देते हैं। यानी कि इसमें पुरुषों को प्रधानता देते हैं, जिसमें पुरुषों को अधिकार प्राप्त होता है, जहाँ पिता की ओर से आर्थिक इत्यादि शक्तियों और सत्ता का हस्तांतरण ढंग के आधार पर, लिंग के आधार पर पुत्र या किसी अन्य पुरुष को दिया जाता है। यानी पिता की ओर से आर्थिक जितनी भी हैं उनकी शक्तियाँ होती है, उनके सत्ता का हस्तांतरण जो होता है वो लिंग के आधार पर पुत्र या किसी अन्य पुरुष को ही दिया जाता है। पितृसत्ता में शक्ति तथा अधिकारों का स्थानांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है। यानी पितृसत्ता में देखा जाए तो शक्ति तथा अधिकारों का जो हस्तांतरण होता है वो पिता से पुत्र की ओर होता है, ना कि पुत्री की ओर होता है। पितृसत्ता में महिलाएं पुरुषों पर लगभग आश्रित होती है। इसमें जो महिलाएं होती है वो किस पर डिपेंड होता है? यानी पुरुषों पर डिपेंड होता है। घर की वस्तुएं, जमीन तथा जायदाद आदि पुरुषों के नाम पर ही होती है। यहाँ तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होता है। विवाह के बाद महिलाओं के उपनाम यानी सरनेम भी बदल दिए जाते हैं। यानी कि पितृसत्ता का मतलब होता है कि जहाँ पुरुषों को प्रधानता दी जाती है महिलाओं की तुलना में, तो उसी को हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। जहाँ पितृसत्ता की शक्तियाँ होती है, उनके जो अधिकार होते हैं, उनकी जो संपत्तियाँ होती है वो पुत्री को ना देकर पुत्र को दिया जाता है, जिसमें घर की वस्तुएं, ज़मीन, जायदाद ये सभी पुरुषों के नाम कर दी जाती है। यहाँ तक कि बच्चों की पहचान भी पिता के नाम से होती है और विवाह के बाद जो महिलाओं का सरनेम होता है वो भी बदल दिया जाता है। इस तरह की जो विचारधारा है इसको हम लोग पितृसत्ता कहते हैं, जहाँ पे पुरुषों की प्रधानता होती है महिलाओं की तुलना में, इसी को हम लोग पितृसत्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक एक टॉपिक खत्म हुआ। अब अगला है मातृसत्ता, जिसको हम लोग मैट्रियार्ची कहते हैं। तो मातृसत्ता क्या होता है? मातृसत्ता शब्द मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। मातृ प्लस सत्ता, तो मातृसत्ता माता की सत्ता। मातृ मतलब होता है माता, सत्ता मतलब की सत्ता, तो मातृसत्ता मतलब वह माता की सत्ता। अर्थात परिवार की सत्ता और नियंत्रण महिलाओं के हाथ में होता है। अब देखिए, ये जो है पितृसत्ता का विपरीत है। पितृसत्ता में पिता को प्रधानता दी जाती थी, लेकिन मातृसत्ता में महिलाओं को प्रधानता दी जाती है और इसमें परिवार का जितना भी नियंत्रण है वो महिलाओं के हाथ में होता है। तो परिवार की सत्ता किसके हाथ में होती है? महिलाओं के हाथ में होती है। उसे ही हम लोग मातृसत्ता कहते हैं, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर अधिक प्रधानता दिया जाता है। यह पितृसत्ता का विपरीत होता है, जिसमें महिलाओं को अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। मातृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जहां बुजुर्ग महिलाओं के पास एक समूह पर अधिकार होता है। मातृसत्ता में महिलाओं के प्रति श्रद्धा तथा महिलाओं का सम्मान करती है। देखिए, मातृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जहां बुजुर्ग महिलाएं जो होती है, एक समूह, महिलाओं का एक समूह होता है जिन पर वो अधिकार करती है। तो मातृसत्ता में महिलाओं के प्रति जो श्रद्धा है, महिलाओं को सम्मान देती है, तो ये जो है आपका मातृसत्ता कहलाता है, जहाँ महिलाओं को उनका सम्मान देता है, उनका अधिकार देता है। मातृसत्ता में माँ परिवार पर केंद्रित होती है।
मातृसत्ता में जो माँ होती है वो परिवार का केंद्र होता है, जिसमें माँ परिवार का मुखिया होता है। जहाँ माँ बच्चे को जन्म देती है, परिवार का पालन पोषण करती है, जिसमें परिवार की संपत्ति पर भी अधिकार दिया गया है। जिसमें परिवार का जो संपत्ति होता है, जो पिता का संपत्ति होता है, परिवार का जो संपत्ति होता है, उसमें बालिकाओं यानी स्त्रियों को भी अधिकार दिया गया है। मातृसत्ता समाज में कोई महिला राजनीतिक रूप में शासन करती है या लोगों के समूह का शासन करती है। मातृसत्ता में के समाज में कोई भी महिला राजनीतिक रूप से समाज में शासन करती है या लोगों के समूह में शासन करती है। महिलाएं अपने रोजगार का निर्णय लेगी तथा समाज महिलाओं को विशेष रूप से सम्मान करती है। इसमें महिलाएं अपने रोजगार में निर्णय लेगी कि उन्हें कौन सा काम करना है तथा समाज महिलाओं के विशेष रूप से उनका सम्मान करती है। इसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। जहाँ माताओं की सत्ता होती है उसी को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। मातृसत्ता अपने परिवार के साथ साथ समाज में हो रही रूढ़िवादिता विचार को भी खत्म करने का काम करती है। मातृसत्ता जो होती है वो परिवार के साथ साथ अपने समाज में जो उत्पन्न हो रही रूढ़िवादिता कुप्रथाएं उन सभी को खत्म करने का प्रयास करती है। जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलती है, अब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधों से कंधे मिलाकर चलती है, इस तरह के विचार को हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रधानता दी जाती है, उसे हम लोग मातृसत्ता कहते हैं। और पितृसत्ता का मतलब जिसमें पुरुषों की महिलाओं की तुलना में पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, उसे हम लोग पितृसत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक खत्म हुआ आप लोग का। अब है पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। ठीक है, तो पुरुषत्व को हम लोग इंग्लिश में मैस्कुलिनिटी कहते हैं और स्त्रीत्व को हम लोग फेमिनिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुरुषत्व क्या होता है, यानी कि मैस्कुलिनिटी क्या होता है। तो मैस्कुलिनिटी का मतलब हुआ पुरुषत्व शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। पुरुष प्लस तत्व, पुरुषत्व मतलब पुरुष की जाति, पुरुष मतलब पुरुष से और तत्व मतलब जाति, तो पुरुष की जाति। तो जहाँ पुरुषत्व का मतलब होता है पुरुष की जाति होने का बोध कराती है, तो उसी को हम लोग पुरुषत्व कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पुरुषत्व का अर्थ है पुरुष के गुण से संपन्न होना, यानी कि पुरुष के गुणों से संपन्न होना ही पुरुषत्व कहलाता है। जो पुरुष के गुण होने का उन्हें क्या करती है, व्यक्त करती है। इसमें हम पुरुषों के गुणों के बारे में बताते हैं। पुरुषत्व में हम क्या करते हैं, पुरुष के गुणों के बारे में बताते हैं। पुरुष के जो गुण हैं उसको हम उजागर करने का प्रयास करते हैं, उसको हम बताते हैं। जहाँ पुरुषों में कठोरता होता है, साहस होता है के गुण पाए जाते हैं, पुरुषों में पाए जाने वाले गुण धीरता हो, आत्मविश्वास हो और साहस को दर्शाते हैं। यानी पुरुषों में जो होते हैं वो एक धीरता का गुण होता है, आत्मविश्वास का गुण होता है, साहस जैसे गुण पाए जाते हैं जो पुरुषों को दर्शाता है, पुरुषत्व को दर्शाता है। ठीक है, जहाँ उन्हें वीरता साहस को दर्शाता है। पुरुषत्व में बालकों के पालन पोषण, शिक्षा, रहन सहन, विद्यालयकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगर हम लोग देखा जाए तो पुरुषत्व में देखा जाए तो परिवार में बालकों का पालन पोषण हो, शिक्षा व्यवस्था हो, रहन सहन हो, विद्यालयकरण या विद्यालय में उन्हें रहने की व्यवस्था हो इत्यादि पर अधिक बल दिया जाता है बालिकाओं की तुलना में। इस तरह के गुण को हम लोग पुरुषत्व कहते हैं। जहाँ पे पुरुषों के गुणों का पता लगाया जाता है, जहाँ के पुरुषों के गुणों का बारे में बताया जाता है, तो उसको हम लोग पुरुषत्व कहते हैं। अगला है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व का मतलब होता है फेमिनिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्त्रीत्व का मतलब होता है, स्त्रीत्व शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना होता है। स्त्री प्लस तत्व, तो स्त्रीत्व स्त्री से जाति, स्त्री की जाति। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि स्त्रीत्व का अर्थ है महिला लिंग की प्रकृति। जहाँ महिलाओं के गुणों का बारे में बताया जाता है तो उसको हम लोग स्त्रीत्व कहते हैं। जहाँ महिलाओं के गुणों के बारे में बताया जाता है, इसमें महिलाओं के गुणों के बारे में बताते हैं तो उसको हम लोग स्त्रीत्व कहते हैं। जहाँ महिलाओं में उनके गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का एक समूह होता है, जिसमें महिलाओं में सुंदरता हो, सहानुभूति हो, विनम्रता हो और संवेदनशीलता जैसे गुण शामिल हो सकते हैं। महिलाओं में जैसे कि सुंदरता का गुण, सहानुभूति का गुण, विनम्रता का गुण, संवेदनशीलता का गुण जैसे गुण शामिल होते हैं। महिलाओं में कभी कभी एक मजबूत और आत्मविश्वास वाला व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन तथा निर्णय क्षमता में समुचित स्थान प्रदान करती है। महिलाओं में कभी कभी मजबूत और आत्मविश्वास जैसे गुण भी देखे जाती है, और महिलाओं में पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन हो या निर्णय क्षमता, इन सभी का भी स्थान प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं भारत के समाज में
भारत के समाज के अंदर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना, स्त्रीत्व के विकास हेतु बालिकाओं में प्रारंभ से ही इन गुणों का विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। भारत के समाज में अंदर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करना है, स्त्रीत्व के विकास हेतु बालिकाओं में प्रारंभ से ही इन गुणों के विकास हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग का टॉपिक खत्म हुआ, पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व क्या होता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक हम खत्म कर दिए। अब अगला तीसरा टॉपिक है लैंगिकता तथा लिंग भेद में अंतर, डिफरेंस इन जेंडर एंड सेक्स में अंतर। लैंगिकता तथा लिंग भेद में क्या अंतर है, जेंडर तथा सेक्स में क्या अंतर है। ठीक है, लैंगिकता तथा लिंग भेद में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, लैंगिकता और लिंग भेद से हम लोग लिंग की पहचान करते हैं, यानी कि कौन लड़का है कौन लड़की है उसका हम लोग कैसे उसकी पहचान करके हम लोग उनका लड़का या लड़की होने का बोध करते हैं, उसी को हम लोग लैंगिकता कहते हैं, और या फिर जेंडर कहते हैं, या तो फिर सेक्स कहते हैं। तो इस दोनों में अंतर देखिए क्या होता है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट यानी सामाजिक संरचना है। देखिए, जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है, समाज के द्वारा दिया गया एक शब्द है। समाज के द्वारा ये कहा कि ये लड़का है और ये लड़की है, उनके पहनाव के अनुसार, है ना, उनके रहन सहन के अनुसार, उनके खान पान के अनुसार, तो इस तरह उनके बोली के अनुसार, तो इस तरह के जो अनुसार है जेंडर यानी कि लड़का लड़की में विभेद किया, लड़का लड़की में जेंडर शब्द दिया। सेक्स एक जैविक संरचना है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें उनके अंगों के मदद से, उनके आंतरिक अंग हो या बाह्य अंग हो, उनके शारीरिक अंग के मदद से जो है उनके मेल और फीमेल को दर्शाया। तो सेक्स का मतलब भी मेल फीमेल होता है, जेंडर का मतलब भी मेल फीमेल होता है, लेकिन जेंडर शब्द जो है वो सोशल के द्वारा है, सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स का मतलब भी मेल फीमेल होता है। वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जो अंगों की मदद से हम पता करते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग जेंडर देखते हैं। जेंडर शब्द समाज के द्वारा दिया गया लड़का या लड़की की पहचान की जाती है। जेंडर शब्द जो है समाज के द्वारा शब्द है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई इंसान अगर साड़ी पहनता है, कोई सूट पहनता है, तो इस तरह के जो वस्त्र पहनते हैं उसे उन्होंने स्त्री यानी लड़की कहा। ठीक है, और जो कपड़ा पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, उसको उन्होंने लड़का कहा। तो समाज जो है जेंडर शब्द जो दिया जिसमें लड़का और लड़की की पहचान हो, तो वो समाज ने अपने अनुसार दिया, उनके रहन सहन के अनुसार, उनके वस्त्र के अनुसार, पहनाव के अनुसार, उनकी भाषा के अनुसार जो है उनका जेंडर शब्द दिया। इसमें शरीर की रचना, अंगों में हुए अंतर के आधार पर लड़का और लड़की की पहचान की। इसमें क्या हुआ, शरीर की रचना के आधार पर उन्होंने ये कहा कि लड़का और लड़की में विभेद किया। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, और जैसे लड़कियों के स्तनों में उभार आना, इस तरह की जो है कई सारे आंतरिक अंग हो या बाह्य अंग हो, इस तरह के जो परिवर्तन देखे उन्होंने लड़का और लड़की की पहचान की। इसी को हम लोग सेक्स कहते हैं। जेंडर एक अस्थायी अनफिक्स्ड संरचना है। जेंडर एक अस्थायी है, ये समाज के द्वारा दिया गया शब्द है जो एक अस्थायी है, जो बदल सकता है। सेक्स एक अस्थायी संरचना है। सेक्स एक क्या है, फिक्स्ड संरचना है, फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको बदलना नहीं जा सकता है। चलिए चौथा देखते हैं। जेंडर एक कृत्रिम शब्द है, ये आर्टिफिशियल शब्द है, यानी कि इन्होंने समाज ने दिया है। सेक्स एक नेचुरल होती है, ये प्राकृतिक शब्द है। जेंडर का निर्धारण समाज में कामकाज, रहन सहन, पहनाव के आधार पर लड़का लड़की की पहचान करती है। जैसे जेंडर का निर्धारण जो है समाज, उनके कामकाज, लड़कियां खाना बनाएगी, लड़कियां बच्चे का पालन पोषण करेगा, लड़कियां घर के काम करेंगे, लड़कियों के रहन सहन, पहनाव, इस तरह से लड़का घर के बाहर काम करेगा, लड़का जो है पैसे कमाने जाएगा। इस तरह की सोच से जो है समाज जो है जेंडर शब्द दिया, जिसके आधार पर लड़का और लड़की कहा उनको। सेक्स का निर्धारण व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक अंगों की मदद से उन्होंने लड़का और लड़की में विभेद किया। जहाँ जनन अंग हो या क्रोमोजोम के द्वारा निर्धारित किया, जहाँ जनन अंग हो या क्रोमोजोम के द्वारा। जैसे XX जो होती है वो लड़की का होता है क्रोमोजोम, और XY जो होता है वो लड़का का क्रोमोजोम होता है। तो इस तरह से ये लिंग क्रोमोजोम जो होता है, जो XX वो लड़की का होता है और XY लड़का का होता है। इस तरह से क्रोमोजोम के आधार पर लड़का और लड़की की पहचान किया, जो सेक्स के निर्धारण में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखते हैं। जेंडर को मनुष्य ने बनाया है,
जो कि घरेलू कार्य करती है, जो बच्चों का पालन पोषण करती है और उसी को स्त्री की संज्ञा दी। सेक्स का निर्धारण जैविक प्रक्रिया के स्थान पर महत्वपूर्ण होता है। इसमें स्त्री और पुरुष के मध्य संयोग से होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि सेक्स जो होती है वो निर्धारक या जैविक प्रक्रिया है, जिसमें स्त्री और पुरुष के मध्य के संयोग से होता है। और ये जेंडर जो होता है वो मनुष्य ने बनाया, जो घरेलू कार्य वो बच्चों का पालन पोषण हो इसके आधार पर बनाया। 7 नंबर अंतर देखते हैं। जेंडर एक समाज के द्वारा दिया गया शब्द है जो समाज में लड़का और या लड़की की पहचान करती है। उनकी विभिन्नताओं के आधार पर समाज में लड़का और लड़की की पहचान करती है। सेक्स का मतलब पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न जैविक और शारीरिक विशेषताओं, जैसे प्रजनन अंग हो, गुणसूत्र हो, हार्मोन्स हो, इन सभी के आधार पर जो है हम उसमें लड़का और लड़की होने की पहचान करते हैं, जिनको हम लोग सेक्स कहते हैं। चलिए 8 नंबर में देखते हैं। जेंडर परिवर्तनशील होता है, जेंडर को हम बदल सकते हैं, समाज का दिया हुआ शब्द है। सेक्स परिवर्तनशील नहीं होता है। जेंडर समाज के द्वारा दिया गया शब्द है, सेक्स एक जैविक प्रक्रिया का शब्द है। इस तरह से हम लोग डिफरेंस देखें, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस, तो दोनों का मतलब मेल और फीमेल होता है। इसका मतलब भी मेल और इसका मतलब भी फीमेल होता है, और सेक्स का मतलब भी मेल और इसका मतलब भी फीमेल होता है। तो जेंडर से हम लोग लड़का और लड़की की पहचान करते हैं, सेक्स से भी हम लोग लड़का और लड़की का पहचान करते हैं, लेकिन दोनों में विभेद है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समानता तथा समता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी और इक्विटी। समानता को हम लोग इक्वलिटी कहते हैं, समता को इक्विटी। बड़ा शब्द बड़ा इंग्लिश वर्ड, छोटा शब्द तो छोटा इंग्लिश वर्ड, ऐसे भी याद रखिएगा। समानता इक्वलिटी, समता इक्विटी। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं समानता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी। समानता का समान अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभाओं का सबसे अच्छा उपयोग करने का समान अवसर मिले। यानी कि समानता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभाओं का अच्छा उपयोग करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उन्हें अवसर मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी प्रतिभाओं का उन्हें सम्मान मिल सके। किसी भी व्यक्ति की स्थिति, अधिकारों और अवसरों को समान होना, और यह सिद्धांत है कि इसके तहत सभी व्यक्तियों को कानून और समाज के भीतर समान व्यवहार और अधिकार प्राप्त होता है। यानी कानून और व्यवस्था सभी के लिए समान है, सभी को उनके अधिकार हैं कि वो उनका प्रयोग कर सकता है। सभी के लिए कानून है, सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट है, सभी के लिए हाई कोर्ट है। तो वो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए वो उनका अधिकार है कि वो निष्पक्ष होकर उन अधिकारों का वो पालन कर सकता है या उनका मदद ले सकता है। उनके साथ जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य विशेषता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हो, सभी को समान अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कोई विद्यालय है तो विद्यालय जो है वो समाज में कोई भी जगह पढ़ सकता है, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच नीच हो, यानी कि फिर किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो उनका अधिकार है कि वो शिक्षा को ग्रहण कर सकेगा। तो ये उनका क्या है, समानता है। यानी कि सरकार जो है शिक्षा के प्रति सभी लोगों को समानता दिया है कि वो शिक्षा को जाके ग्रहण करे, तो वो उनका अधिकार है। इसी को हम लोग समानता कहते हैं। लोकतंत्र सभी के लिए समान है, लोकतंत्र भी सभी के लिए क्या है, समान है। यानी लोकतंत्र यानी कि लोगों का जो दिया गया तंत्र है वो सभी के लिए समान है। कानून भी सबके लिए समान है, कानून भी क्या है, सबके लिए समान है। यानी कि कानून व्यवस्था जितनी भी है वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, है ना। तो वो उनके लिए समान है, वो उस कानून का प्रयोग कर सकता है जो उनके हक में रहेगा। सभी को वोट देने का अधिकार है, लेकिन जब समाज में किसी खास वर्ग को यदि विशेष अधिकार मिल जाता है तो समाज खतरे में पड़ जाता है। यदि समाज के किसी खास वर्ग को अगर जो है आपका विशेष अधिकार मिल जाए तो फिर समानता जो है खतरे में पड़ जाती है। तो समानता जो होती है वो सभी को समानता जो होती है वो सभी को विशेष अधिकार देती है समान रूप से, ताकि जो है आप सभी को अंदर जो किसी भी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न ना हो। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, अब हम लोग इसकी परिभाषाएं देखते हैं। अरस्तू के अनुसार समानता का अर्थ समान व्यक्तियों के समान व्यवहार में निहित होना। यानी कि अरस्तू ने कहा था कि समानता का अर्थ होता है कि समान व्यक्तियों में समान व्यवहार के प्रति व्यवहार करना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ
और हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ रहता है। ये बात कहते रूसो ने कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। समता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्विटी। समता का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ इक्विटी। समता का समान अर्थ होता है सबको एक समान परिस्थिति उपलब्ध कराना बिना भेदभाव के। सबको एक समान परिस्थिति उत्पन्न करना। आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ आपको समान रूप से आप पर समान रूप से परिस्थिति उत्पन्न होना, वही समता कहलाता है। अर्थात समता से तात्पर्य यह है कि सबको समान, न्यायपूर्ण, निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार, बिना भेदभाव के आधार पर समान परिस्थितियों को उत्पन्न करने से होता है। जहाँ समता से ये तात्पर्य है कि सबको समान रूप से, न्यायपूर्ण, निष्पक्षता, सच्चा व्यवहार, बिना भेदभाव के आधार पर समान परिस्थितियों से उत्पन्न करने से होता है। ठीक है। समता शब्द हर स्थान में देखी जानी चाहिए। समता शब्द जो है हर स्थान में देखी जानी चाहिए। ये किसी ऊंच नीच, अमीर गरीब, लड़का लड़की को ध्यान में रखकर नहीं देनी चाहिए। ये समता शब्द जो होती है वो हर जगह समान रूप से देखनी चाहिए। जहाँ ऊंच नीच, गरीब अमीर, लड़का लड़की को ध्यान में रखते हुए ये समता को नहीं देनी चाहिए। जैसे सभी को एक समान वेतन देना, सभी को एक जैसा घर देना, इस सभी को एक साथ व्यवहार करना, सभी के साथ एक साथ व्यवहार करना आदि समता के उदाहरण हैं। समता विद्यालय में भी देखने को मिलता है क्योंकि सभी एक समान ड्रेस पहनकर आते हैं तो अध्यापक सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देते हैं। इससे अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति का पता नहीं चलता। इसे ही हम समता कहते हैं। समता का मतलब हुआ कि जब किसी विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे अमीर गरीब, अलग अलग धर्मों के बच्चे आते हैं, ऊंच नीच जाति, है ना। फिर इसके बाद जो है तो सभी जाति, सभी धर्म, ऊंच नीच, गरीब, सभी तरह के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। तो विद्यालय जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे सभी बच्चों को समान यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है। ठीक है, एक समान कपड़े पहन के जाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि समानता का पता चलता है। और अध्यापक जो होते हैं, वो टीचर जो होते हैं, वो क्या करता है कि ये सभी बच्चों पर विशेष रूप से, समान रूप से जो है सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं ताकि इसमें समानता बनी रहे, समता बनी रहे। इसी को हम लोग समता कहते हैं कि एक समान परिस्थिति उपलब्ध करना, यानी कि कक्षा में एक समान परिस्थिति उत्पन्न हुआ, यानी कि इसमें कोई अमीर गरीब, ऊंच नीच, कोई भी धर्म, कोई भी जाति के इसमें बच्चों को पता नहीं चलता है। यहाँ पे सभी एक जैसे नज़र आते हैं। तो यूनिफॉर्मली जो होती है, यूनिफॉर्म कपड़ा जो होता है, वहाँ बच्चों में समता उत्पन्न करती है। इसी को हम लोग इक्विटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ तक जो आपका 4 टॉपिक आपका खत्म हुआ। 4 टॉपिक खत्म होने के बाद अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो यूनिट 1 का क्वेश्चन लाए हैं। यूनिट 1 का जो कि आपका 16 नंबर का ये क्वेश्चन है। लिंग पहचान का विकास करने में संचार माध्यम तथा रूढ़िवाद धारणाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया की क्या भूमिका है, एंड स्टीरियोटाइप्स टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान की करना है, लिंग का पहचान करना है कि वो लड़का है या लड़की, इसकी पहचान करने के लिए, है ना, इनका विकास करने के लिए संचार माध्यम यानी मीडिया की क्या भूमिका है तथा रूढ़िवादिता जो धारणा है उनकी क्या भूमिका है, इस टॉपिक पर बात करना है, जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा है, प्रस्तावना है, लिंग पहचान की अवधारणा है, लिंग पहचान के विकास में संचार माध्यम की भूमिका। ठीक है, फिर आगे है लिंग पहचान का विकास में रूढ़िवादिता धारणाओं की भूमिका, और लास्ट में निष्कर्ष को देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन। हमारे समाज में लैंगिक मुद्दे संबंधी कई बातें देखने को मिलती है, जहां जनसंचार विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास करती है। हमारे समाज में कई प्रकार के लैंगिक मुद्दे देखने को मिलती है, जहां मीडिया जो होती है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को दूर दूर तक लोगों को पहुँचाने का प्रयास करती है। जहाँ जनसंचार में समाचार पत्र, रेडियो, नाटक, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि का प्रयोग करके शिक्षा के साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जहाँ शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो जनसंचार के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, पत्र के माध्यम से हो, पुस्तकालय के माध्यम से हो या संग्रहालय के माध्यम से हो, इन सभी के माध्यम से शिक्षा के साधन के रूप में हम लैंगिकता पहचान यानी कि लड़का और लड़की के होने का बोध कराते हैं उनको। जब व्यक्ति किसी खास समूह या अवधारणा को ही रूढ़िवादिता कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के खास समूह या अवधारणा हो, उसी को हम लोग रूढ़िवादिता कहते हैं। यानी रूढ़िवादिता क्या होता है कि जब हम किसी खास
व्यक्ति के प्रति अपना विचारधारा प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग रूढ़िवाद कहते हैं, यानी स्टीरियोटाइप कहते हैं। ये एक व्यक्ति की विचारधारा है, जो एक व्यक्तियों के द्वारा, समाज के द्वारा दिया गया एक विचारधारा है, जिसको हम लोग रूढ़िवादिता विचारधारा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिंग पहचान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान की अवधारणा क्या है? लिंग पहचान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री का बोध होना। जन्म लेते ही लैंगिक पहचान का बोध हो जाता है। लिंग पहचान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के पुरुष होना या स्त्री होने का बोध से होता है। जन्म लेते ही हम लैंगिक पहचान का बोध हो जाता है कि ये लड़का है या लड़की है, इसके जो है जन्म होने के बाद जो है इसकी पहचान की जाती है। जैविक व्यवहार से महिलाओं या पुरुषों से संबंधित विशिष्ट व्यवहार दर्शाते हैं, जैसे बालक और बालिकाएं 12 वर्ष की आयु तक समाजीकरण का हिस्सा बन जाती है। और जैसे जैसे ये बालक बालिकाएं बड़ा होती है, यानी 12 वर्ष की आयु तक जो है समाजीकरण का ये हिस्सा बन जाती है, और वो अपने आप को एक दूसरे से पृथक करने लगते हैं, और ये अपने आप को एक दूसरे से पृथक करने लगते हैं, और समाज जो कहीं ना कहीं स्त्रियों को और या बालिकाओं को जो है अपने आप में समाज के द्वारा जो इनकी पहचान की जाती है। लिंग पहचान स्त्री या पुरुष को उनकी बनावट, व्यवहार और जीवन के अन्य पहलुओं से व्यक्त किया जाता है। लिंग पहचान हो तो उसके स्त्री या पुरुष के बनावट से या फिर उनके व्यवहार से या जीवन के अन्य पहलुओं से हम व्यक्त करते हैं लिंग पहचान में। ठीक है, तो यहाँ तक जो है एक पॉइंट खत्म हुआ। अगला पॉइंट है लिंग पहचान का विकास में जनसंचार के माध्यम की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ मीडिया टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान हेतु शिक्षा में जनसंचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जनसंचार एक ऐसा साधन है जिसमें एक ही समय में जनसमूह को शिक्षित किया जाता है। उसी को हम लोग जनसंचार के माध्यम से लिंग पहचान की भूमिका निम्नलिखित है। लिंग पहचान में शिक्षा के माध्यम से जनसंचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहाँ मीडिया एक ऐसा साधन है जिसकी मदद से हम लोगों को शिक्षित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो इसकी पहचान जो है निम्नलिखित होती कारणों से देखा जाता है। एक नंबर में क्या है? मीडिया के माध्यम से लैंगिक संबंधी मुद्दों को जागरूक कर जन जन तक पहुंचाती है। जहां मीडिया का यह काम है कि वो लैंगिक मुद्दे जितनी होती है, जो रूढ़िवादिता विचार है, जैसे सती प्रथा है, दहेज प्रथा हो गया, कन्या भ्रूण हत्या हो गया, ठीक है, तो बाल विवाह हो गया, इस तरह के मुद्दों को जागरूक करती है और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करती है मीडिया। दूसरा नंबर में मीडिया बालिकाओं तथा स्त्रियों को उनकी शिक्षा पहुँचे आदि विषयों का प्रावधान से अवगत कराती है। मीडिया जो होती है बालिकाओं हो या स्त्री हो, उनकी शिक्षा पहुँचे उनके विषयों के प्रावधानों से उन्हें अवगत कराती है। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा नंबर है कि जहां जनसंचार के माध्यम से समय समय आंकड़ों के प्रदर्शन के माध्यम से लैंगिक भेदभाव को लड़का या लड़की के अनुपात दर को कम करने का प्रोत्साहित करती है। जहां मीडिया जो है समय समय पर अपने लड़का और लड़की के अनुपात दर को कम करने का प्रयास करती है, ताकि इक्वली हो। जहां लड़का और लड़कियों का अनुपात दर जो होता है वो जन्म अनुपात दर हो, वो इक्वली हो, या फिर उनके जो है शिक्षा अनुपात दर हो, वो भी इक्वली होना चाहिए। तो जनसंचार माध्यम जो है समय समय पर ये आंकड़ों का प्रदर्शन करती है। 4 नंबर में है कि जनसंचार यानी मीडिया के साधनों में महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान होती है। मगर हम देखा जाए कि मीडिया में आजकल मीडिया एंकर भी जो है महिलाएं होने लगी है। तो जनसंचार के साधनों में अगर देखा जाए तो महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान होती है, चाहे वो न्यूज प्रसारित में हो, कार्यक्रम निर्देशक में हो और संचालक के रूप में क्यों ना हो। तो यहाँ पे भी जो है महिलाओं की सहभागिता पुरुषों के समान देखी जाती है। नेक्स्ट है 5 नंबर में कि फिल्म, चलचित्र, लघु फिल्मों के द्वारा उत्पन्न लैंगिक भेदभाव को दर्शाया जाता है, जिससे लोगों में इस प्रकार के दृष्टिकोण विचार में परिवर्तन करने में सहायता मिलती है। जहाँ फिल्म हो, चलचित्र हो, लघु फिल्में हो, इनके द्वारा उत्पन्न हो रही लैंगिक भेदभाव को दर्शाया जाता है। यानी कि समाज में जो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होता है उनको चलचित्र के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से दर्शाया जाता है, तथा उन पर ये दृष्टिकोण डाला जाता है कि अगर इस तरह की परंपराएं चलती रही तो समाज का क्या हाल होगा। तो इस तरह से दृष्टिकोण विचार में परिवर्तन भी करने में सहायता मिलती है, जहाँ इन मीडिया की मदद से। प्रिंट मीडिया द्वारा स्त्रियों पर किताब, कविताएं, लेखकों के द्वारा लैंगिक भेदभाव पर संवेदना जागृत करती है। जहाँ प्रिंट मीडिया जो होती है वो किताबों के माध्यम से, तो किताब में महिलाओं को किस तरह से एक शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, कविताओं में महिलाओं को किस तरह से उनके कविता के माध्यम से उन्हें शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, लेखों के माध्यम से लैंगिक भेदभाव को संवेदना के रूप में एक लैंगिक भेदभाव को ख़त्म करने का प्रयास करती है।
नेक्स्ट 7 नंबर योगदान है कि मीडिया के साधनों से समाज में हो रहे लैंगिक भेदभाव की तस्वीरों को प्रस्तुत करती है। मीडिया जो होती है समाज में लैंगिक भेदभाव का जो तस्वीर है उसको प्रस्तुत करती है चित्रों के माध्यम से, जहाँ ये बताती है कि ऐसा होता रहा तो भविष्य कैसा रहेगा। यदि समाज में इस तरह की रूढ़िवादिता विचार अगर उत्पन्न होती रही, जिसमें भ्रूण हत्या, कन्या विवाह, ठीक है, या फिर बाल विवाह, या फिर जो है आपका सती प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हुआ, तो इस तरह की जो कुप्रथाएं हैं उनको जो है मीडिया तस्वीर के माध्यम से प्रस्तुत करती है, फिल्म के माध्यम से लोगों को दिखाने का प्रयास करती है और ये दिखाती है कि अगर ऐसा प्रथाएं चलते रहा तो हमारे समाज का क्या भविष्य होगा, ये भी इनका परिणाम को दिखाती है। 8 नंबर में जनसंचार जैसे साधन कानून तथा प्रशासन पर दबाव डालती है। मीडिया जो है वो कानून व्यवस्था या प्रावधान या प्रशासन पर एक दबाव डालती है जिससे पीड़िता पर समुचित न्याय मिले। अगर मीडिया ना रहे तो किसी भी घटनाओं का या किसी भी घटनाओं का एक उजागर नहीं होगा और पीड़िता को एक न्याय नहीं मिलेगा। तो वो कानून व्यवस्था पर भी दबाव डालती है और प्रशासन पर भी दबाव डालने का काम करती है जिससे पीड़िता को एक समुचित न्याय मिले, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर देखते हैं और लास्ट ये पॉइंट है कि जनसंचार के ऐसे ऐसे साधन हैं जिनका उद्देश्य इन विषयों पर जागरूक लाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इससे भी लैंगिक भेदभाव में कमी आती है। यानी कि मीडिया के कुछ कितने ऐसे साधन हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लैंगिक भेदभाव में कमी लाती है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि लैंगिक पक्षपात में लिंग की पहचान में मीडिया की क्या भूमिका हुआ। अब हम लोग बात करते हैं लैंगिक पहचान का विकास में रूढ़िवादिता धारणाओं की भूमिका। द रोल ऑफ स्टीरियोटाइप ऑफ डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी। लिंग पहचान का विकास में रूढ़िवाद धारणाओं की भूमिका। ठीक है, तो रूढ़िवाद धारणाओं के विचार की भूमिका क्या है, इसको देखते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से अभिप्राय है स्त्री या पुरुष, लड़का या लड़की के व्यवहार एवं भूमिका से संबंधित समाज में पनप रही गलत धारणाओं से होती है। स्त्री पुरुष का विकास में रूढ़िवादी धारणाओं की भूमिका निम्नलिखित है। ठीक है, इसमें पहला नंबर है रूढ़िवाद धारणाएं जहाँ पुत्री की जन्म पर उत्साह न होना जबकि पुत्र के जन्म पर बधाई देना, ये धारणाएं लिंग पहचान का विकास करती है। यानी कि रूढ़िवादिता धारणा ऐसी होती है जो समाज में पुत्री के जन्म पर उत्साह ना होना जबकि पुत्र के जन्म पर बधाई देना, ये धारणाएं जो है लिंग पहचान का विकास करती है, जहाँ लड़का और लड़की के क्या उनका महत्व है, उनका क्या योगदान है, उसका जो है विकास करती है। यानी कि समाज में लड़की और लड़का के बीच भेदभाव उत्पन्न कर देती है इस तरह की धारणाएं। दूसरा नंबर पॉइंट है कि दहेज जैसी कुप्रथाएं के कारण बेटियां और बहनें आग की भेंट चढ़ा दी जाती है, परंतु हमारे समाज में झूठी शान दिखाने के लिए दहेज लेने और देने दोनों की होड़ मची हुई है, जिसके कारण लिंग पहचान उत्पन्न हो रही है। यानी कि हमारे समाज में दहेज जैसी कुप्रथाएं बेटियों और बहनें आग की चपेट में आ जाती है, परंतु हमारे समाज में एक झूठी शान दिखाने के लिए दहेज लेने और दोनों की होड़ मची हुई है, लेने वाले और देने वाले दोनों की होड़ मची हुई है, जिसके कारण लिंग पहचान उत्पन्न होती है, जिसके कारण कितना लिंग की पहचान की जाती है इसका ये महत्व उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऐसी रूढ़िवादिता विचार के कारण लिंग पहचान को बढ़ावा मिलता है। तीसरा नंबर में रूढ़िवादी धारणाओं में ऐसा विचार है कि जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति मिलती है तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता को दिखती है, जिससे लिंग की पहचान उत्पन्न हो जाती है। यानी रूढ़िवादिता धारणा ऐसी विचार है जिसमें जीवित पुत्र का मुख देखने से नरक से मुक्ति तथा पितृ ऋण से छुटकारा पाने की मान्यता दिखती है और लिंग पहचान उत्पन्न होती है, जिस कारण से लड़का और लड़की, पुरुष हो या स्त्री, इनकी पहचान की जाती है, इनका क्या महत्व है, उनकी भी जो है महत्व या इनकी क्या योगदान आता है, इनकी जो है उनको विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 4 नंबर में देखते हैं पर्दा प्रथा का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। पर्दा प्रथा का शिकार जो महिलाओं को होना पड़ता है वो कई वर्षों तक धूप भी नहीं देख पाती है, लेकिन इस विषय में कुछ जागरूकता आई है जो लिंग पहचान का कारण बना है। पर्दा प्रथा जो होती है वो चार दीवारी के अंदर घर में जो है महिलाओं को रखा जाता है, वो यहाँ तक कि कई वर्षों तक ये जो है महिलाएं धूप भी नहीं देख पाती है, घरों में ही वो अपने कामों में उलझी रहती है, घर के चार दीवारी में ही वो अपना जीवन व्यतीत करती है।
लेकिन इस विषय पर अभी कुछ जागरूक आइए और इसे लिंग पहचान का कारण बनाइए। चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में, स्त्री के ऊपर यह दबाव डालना कि पुत्र उत्पन्न करें, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्यों का बिना सोचे समझे ओझागुनी से संपर्क कर लेना स्त्रियों को प्रोत्साहित करना, जिससे लिंग पहचान में विकास करती है। स्त्री के ऊपर में यह दबाव डालना कि पुत्र उत्पन्न करे वो, ठीक है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य ये है कि पुरुष का ही इसमें योगदान होता है, ठीक है। तो वैज्ञानिक तथ्य ये कहता है कि पुरुष ही लड़का और लड़की का निर्धारण करता है, जिससे ये बिना सोचे समझे ओझागुनी के चक्कर में पड़ जाता है या उनसे संपर्क कर लेता है या स्त्रियों को ये प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, जिसमें लिंग पहचान का विकास करती है, जहाँ लड़कियों को उनके जो है लड़की होने का पहचान करती है। 6 नंबर में रूढ़िवाद विचार, ठीक है, यानी स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग जो होती है जहाँ यह कहती है कि अंतिम संस्कार इत्यादि का संपादन पुरुषों के द्वारा होना चाहिए, जिससे लिंग पहचान उत्पन्न होती है। रूढ़िवादिता विचारधारा जहाँ यह कहती है कि किसी मृत शरीर का जो अंतिम संस्कार होता है उनका संपादन पुरुषों के द्वारा होना चाहिए, लिंग पहचान जहाँ उत्पन्न की जाती है। अगला 7 नंबर पॉइंट है, ठीक है, रूढ़िवाद विचार में पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। रूढ़िवादिता विचार ये कहती है कि जहाँ पुत्र ही पुरुष जो होती है वो पुत्र जो होती है वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसी धारणा केवल पुत्री में रही तो वंश समाप्त हो जाएगा, जो कि लिंग पहचान को उत्पन्न करता है। यानी कि रूढ़िवादिता विचार ये कहता है कि वंश को आगे जो है पुत्र ही बढ़ाएगा, अगर पुत्री जन्म रही तो वंश समाप्त हो जाएगा। इस तरह की लिंग पहचान जो होती है वो उत्पन्न करती है, उनको विकास मिलता है। नेक्स्ट है 8 नंबर, ये 8 नंबर पॉइंट है कि रूढ़िवाद विचार यह कहती है कि आर्थिक अधिकारों, संपत्ति और पैतृक पूंजी का हस्तांतरण पुत्री की न होकर सदैव पुत्र की ओर होना चाहिए, जिससे लिंग पहचान उत्पन्न होती है। यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता विचार जो है ये ऐसे कहती है कि आर्थिक अधिकार जो होते हैं, जो पैतृक संपत्ति होती है, उनका हस्तांतरण जो है पुत्री को ना होकर वो हमेशा पुत्र को होना चाहिए, जो लिंग पहचान को उत्पन्न करती है, जो लड़का और लड़की में विभेद उत्पन्न कर देती है। और लास्ट में 9 नंबर पॉइंट है कि रूढ़िवाद विचार में कन्या को पराया धन मानती है, शिक्षा से उन्हें दूर रखती है, जिससे बालकों को पढ़ाता है और उसे लिंग पहचान उत्पन्न हो जाती है। रूढ़िवादिता धारणाएं जो होती है जहाँ कन्या को क्या करती है, पराया धन मानती है, उन्हें जो है ये कहता है कि शादी के बाद ये जो है दूसरे के घर चले जाएगी, इसलिए जो है इस तरह की सोच से उन्हें शिक्षा से दूर रखती है और बालकों को पढ़ाता है और लिंग पहचान उत्पन्न कर देता है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन देखें जिसमें हम लोग बताएं कि किस तरह से जो है आपका लैंगिक रूढ़िवादिता विचार में जो है मीडिया और रूढ़िवादिता की क्या धारणा था, ठीक है, और इसका निष्कर्ष आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपके विद्यालय में विभिन्न प्रकार के लैंगिक असमानताएं मौजूद है, इसके कारण और दूर करने का प्रयास कीजिए। यानी आपके विद्यालय में कई प्रकार के लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती है, ठीक है, यानी लड़का लड़की में विभेद देखने को मिलता है, इसके क्या कारण है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रस्तावना, विद्यालय में लैंगिक असमानताएं, विद्यालय में विभिन्न लैंगिक असमानताओं के कारण, विद्यालय में विभिन्न लैंगिक असमानताएं दूर करने का उपाय, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। बालक का जन्म परिवार में होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके लैंगिकता की पहचान होती है। बालकों की प्रारंभिक शिक्षा उनके विद्यालय से ही शुरू होती है। विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जिसे लघु समाज भी कहा जाता है। विद्यालय बालक के चरित्र निर्माण करती है बिना भेदभाव किए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के लैंगिक असमानताएं मौजूद होती है, इसे विद्यालय दूर करने का कार्य करती है। यानी कि हम ये कहते हैं कि विद्यालय जो है समाज का एक लघु समाज होता है, जिनके द्वारा हम ये देखते हैं कि चरित्र का, बालकों के चरित्र का निर्माण होता है बिना भेदभाव किए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की लैंगिक असमानताएं देखने को वो मिलती है, जिसमें विद्यालय इन्हें दूर करने का प्रयास करती है। अतः विद्यालय ऐसी संस्था है जहाँ लैंगिक असमानताएं दूर किया जाता है। यानी कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ शिक्षा के माध्यम से लैंगिक असमानता यानी कि लड़का लड़की में भेद, उनको जो है दूर करने का प्रयास किया जाता है। अगला है विद्यालय में लैंगिक असमानता है। विद्यालय में लैंगिक असमानता है।
लैंगिक असमानताएं का अर्थ है लिंग के आधार पर भेदभाव करना। जहाँ लड़का तथा लड़की उनके आधार पर उनका भेदभाव करना ही लैंगिक असमानताएं कहलाती है। अर्थात लैंगिक असमानताएं में एक लिंग का दूसरे लिंग के प्रति असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। एक लिंग का दूसरे लिंग के प्रति असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। लड़का का लड़की के प्रति असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जिससे कई सारे बाधाएं खड़ी हो जाती है। जहाँ ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है कि लड़कियों और महिलाओं को अपमान के रूप में देखती है। जहाँ एक ऐसी धारणाएं उत्पन्न हो जाती है, ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जिसमें लड़कियां और महिलाओं को एक अपमान के रूप में देखती है। स्कूल में लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। लड़कों से कुर्सियां या उपकरण उठाने को कहना इससे लड़कियों से ज़्यादा मजबूत होता है। यानी कि स्कूल में अगर हम देखा जाए तो लैंगिक असमानताएं देखने को मिलती है, जहां लड़कों को है ना कुर्सियां उठाने के लिए कहना या उपकरण उठाने के लिए कहना, जिससे ये समझती है कि इन लोगों ये जो है कहीं लड़कियों से ज़्यादा ये सबल मजबूत है। फुटबॉल खिलाड़ियों को पुरुषों के साथ रखना नेटबॉल खिलाड़ियों को महिलाओं के साथ जोड़ सकते हैं। विद्यालय में स्वागतम के रूप में लड़कियों को आगे रखते हैं। अतः इस प्रकार के विद्यालय में लैंगिक असमानताएं देखी जाती है। जहाँ लैंगिक असमानताएं देखी जाती है कि विद्यालय में है ना उनके मेहमानों के स्वागत के लिए यानी गेस्ट के स्वागत के लिए लड़कियों को आगे रखते हैं। इस प्रकार के विद्यालय में लैंगिक असमानताएं देखी जाती है। विद्यालय में लैंगिक असमानताएं के कारण, ठीक है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला कारण देखते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता विचार। ठीक है, तो लैंगिक रूढ़िवादिता विचार क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता विचार के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में लिंग के आधार पर शिक्षा दिया जाता है, जिससे विद्यालय में लैंगिकता विभिन्नता पनप रही है। यानी लैंगिक रूढ़िवादिता विचार के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। समाज में लिंग के आधार पर शिक्षा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि लड़का को पढ़ाया जाता है, लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस तरह के आधार पर शिक्षा दिया जाता है, जहाँ विद्यालयों में लैंगिकता उत्पन्न हो जाती है। तो समाज में पनप रही रूढ़िवादिता विचार, जहाँ ये चीज़ विद्यालय में भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये पहला कारण बनता है। दूसरा नंबर कारण, लड़कियों को विद्यालय में या तो शिक्षकों के द्वारा या अपने साथियों के द्वारा परेशान किया जाता है। इससे उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। लड़कियों को विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा या फिर अपने साथियों के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। उन्हें जो है उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें परेशान किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि ऐसी जो बच्चे ऐसी लड़कियां जो होती है विद्यालय जाने से डरती है, विद्यालय में उनकी शिक्षा अधूरी हो जाती है। तो लड़कियों को विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा हो या फिर साथियों के द्वारा यदि परेशान किया जाता है तो उनकी शिक्षा अधूरी हो जाती है। तो ये भी एक क्या है कि लैंगिक असमानताएं उत्पन्न हो जाती है, जो विद्यालय में देखने को मिलती है। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार में स्कूल जाने के लिए लड़कियों की शिक्षा में लागत वाहन करने में खर्च नहीं देख पाता है, जिससे लड़कियां लैंगिक असमानता देखी जाती है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होते हैं उसमें स्कूल जाने के लिए उसके पास खर्च नहीं होता है। लड़कियों को शिक्षा में लागत वाहन जो आने जाने का जो खर्च होता है वो नहीं दे पाता है, जिससे लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है और लड़कियां पढ़ नहीं पाती है। तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार जो होते हैं कहीं ना कहीं लैंगिकता असमानताएं जो है वो उत्पन्न करने में योगदान देती है। नेक्स्ट चौथा नंबर पॉइंट है कि विद्यालय में कोई बाहरी मेहमानों का स्वागत या नृत्य जैसे कार्यक्रम में लड़कियों को हाथ में गुलदस्ता या फूल देकर स्वागत किया जाता है, ठीक है, जिससे विद्यालय में लड़कियों के साथ लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है। यानी देखा जाए तो लड़कियां जो होती है विद्यालय में ऐसा देखा जाता है कि कोई बाहरी मेहमानों के द्वारा स्वागत के रूप में हो या नृत्य जैसे कार्यक्रम में लड़कियों को हाथ में गुलदस्ता या फूल देकर उनका स्वागत करवाया जाता है, जिससे विद्यालय में लड़कियों के साथ लैंगिक विभेद को देखा जाता है। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट है कि जिस घर में शिक्षा की कमी होती है वहाँ की लड़कियाँ घर के काम काजों में लगी रहती है, वहाँ स्कूल नहीं जा पाती, जिससे विद्यालय में लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है। जिस घर में शिक्षा की कमी होती है वहाँ की लड़कियाँ घर के काम काजों में लगी रहती है, वो स्कूल नहीं जा पाती, इससे विद्यालय में लैंगिक असमानता उत्पन्न होती है, लैंगिक असमानता देखने को मिलती है। तो ये हम लोग देखें कि विद्यालय में किस तरह से लैंगिक असमानताएं उत्पन्न होती है, इसके क्या कारण है। तो लगभग 5 कारण को हम लोग देखें। अब हम लोग देखेंगे विद्यालय में विभिन्न लैंगिक असमानताओं को दूर करने के उपाय।
पहला है शिक्षित नागरिकों का निर्माण करना है। विद्यालय सभी बालक व बालिकाओं को समान रूप से शिक्षित करती है, जिससे एक उत्तम नागरिकता का निर्माण किया जाता है। एक उत्तम नागरिक का निर्माण करना हो तो विद्यालय में बालक और बालिकाओं को समान रूप से शिक्षित करना है। दूसरा नंबर में है विशेष वातावरण की व्यवस्था करना। ठीक है, विद्यालय एक औपचारिक संस्था है जो शिक्षा की सुव्यवस्थित योजना पर आधारित नहीं है। इसके लिए हम विशेष रूप से विद्यालय का एक वातावरण सुव्यवस्थित करते हैं जो वहाँ के लोगों के द्वारा संपन्न होता है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि विद्यालय का वातावरण एक सुव्यवस्थित योजना के अनुसार होना चाहिए, जिसमें लड़कियों को असहाय और असहज महसूस ना हो, जिसके कारण वो पढ़ सके। तो एक विशेष और सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है विद्यालय में लैंगिक रूढ़िवादिता विचार को चुनौती देना है। जो लैंगिक रूढ़िवादिता विचार है उसको हम लोग ख़त्म करना है, इस तरह के विचारों को चुनौती देना है। तो पाठ्यक्रम का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे सभी छात्रों में लिंग के आधार पर समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इसमें पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देना, जिससे सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, जिससे सभी छात्रों की क्या हो सके, भागीदारी सुनिश्चित हो। पाठ्यक्रम का ऐसा डिजाइन हो जिसमें छात्रों को लिंग के आधार पर समान अवसर देना है, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें स्त्रियों को महिलाओं को समान रूप से समान अधिकार और समान सम्मान मिल सके। 4 नंबर पॉइंट है समान अवसर देना। विद्यालय में छात्रों को समान रूप से प्रश्न पूछने, उत्तर देने, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। शिक्षकों को अपने आचरण की निगरानी करनी चाहिए तथा अपनी भाषा में लैंगिक पक्षपात से बचना चाहिए। विद्यालय में छात्रों के समान रूप से प्रश्न पूछने, उत्तर देने, विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर देना है। शिक्षकों को अपने आचरण की निगरानी करनी चाहिए और अपनी भाषा पर लिंग पक्षपात से बचना है, यानी शिक्षक जो ऐसे कोई भाषा का प्रयोग ना करेंगे जिससे लिंगीय विभेद उत्पन्न हो। तो समान अवसर सभी को देना है। 5 नंबर है लैंगिकता के प्रति सम्मान सिखाना। विद्यालय में छात्रों को एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके आधार पर कक्षा में चर्चा, वाद विवाद और अन्य गतिविधियों में भाग लिया जाना चाहिए। विद्यालय में जो है एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे को समझने का प्रोत्साहित मिलना चाहिए, कक्षा में वाद विवाद होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, जिससे सभी को समान रूप से भागीदारी मिल सके और उसमें लैंगिक विभेद उत्पन्न होने से बच सके। उसके बाद है 6 नंबर में है नेतृत्व क्षमता का विकास। विद्यालय में बालक के आंतरिक गुणों में से नेतृत्व की क्षमता का विकसित करने के लिए बालक ने विभिन्न प्रकार के दायित्व को प्रदान किया जाता है। यानी कि विद्यालय में बालक के आंतरिक गुण, बालक के अंदर जो आंतरिक गुण है उनके नेतृत्व को विकसित करना है, ताकि वो कार्य के आधार पर विभिन्न कार्यों का वो उत्तरदायित्व कर सके अच्छे से। यहाँ पे हम लोग 6 पॉइंट को देखें जहाँ विद्यालयों के द्वारा लैंगिक विभेद को दूर किया जाता है, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष आता है कंक्लूजन। उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि विद्यालय का महत्व प्राचीन काल से अब तक काफ़ी अधिक महत्व है। वर्तमान समय में विद्यालय और एक भी प्रभावी बन गए। इसके कार्य क्षेत्र की ओर से व्यापक किया जाता है। तकनीकों की गतिशीलता आई है, शैक्षिक नवाचार विधियों को बल दिया गया। भारतीय समाज में कई कुप्रथाएं शिक्षा के माध्यम से समाप्त किए गए हैं। शिक्षा के द्वारा लड़का लड़की की भेदभाव, पारिवारिक वातावरण को व्याप्त किया गया है। बालिकाओं में सम्मान और समानता का भावना विकसित किया। इस कार्यपथ पर आधुनिक विद्यालय निरंतर कार्य कर रही है। इस तरह से हम लोग देखें कि विद्यालय का जो है क्या भूमिका था, विद्यालय में लिंगीय पक्षपात किस तरह से उत्पन्न होने के क्या कारण थे और इनको दूर करने के कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, यूनिट 2 का ही आते हैं। ठीक है, यूनिट 2 का ही अगला क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग समझते हैं। और ये 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यूनिट 2 का ही क्वेश्चन है। अपक्षपात, जिसको हम लोग अपक्षपात को हम लोग समता कहते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समता। ठीक, इक्विटी, वो समानता से आपका क्या समझते हैं। लिंग विशेष भूमिका में पार सांस्कृतिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। पार संस्कृति का मतलब होता है अंतर संस्कृति। देखिए अंतर संस्कृति इसको बोलते हैं हम लोग। अंतर संस्कृति की क्या भूमिका है। ठीक है, परा संस्कृति को यानी पार संस्कृति को हम लोग अंतर संस्कृति भी कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटी एंड इक्वलिटी, डिस्कस द जेंडर स्पेसिफिक रोल ऑफ क्रॉस कल्चर, इसको बोलते हैं क्रॉस कल्चर। पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो क्रॉस कल्चर का मतलब होता है पुराने कल्चर, पुराने संस्कृति
को जब हम लोग मध्यकालीन संस्कृति से जोड़ के एक नए संस्कृति का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्रॉस कल्चर कहते हैं। ठीक है, तो जब दो संस्कृति आपस में मिलता है तो एक नई संस्कृति का निर्माण करता है, उसी को हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं, उसी को हम लोग पार संस्कृति कहते हैं। प्रस्तावना, इसका रूपरेखा, पक्षपात व समानता का अर्थ, अंतः संस्कृति का अर्थ, लिंग विशेष भूमिका में अंतः संस्कृति का दृष्टिकोण, और लास्ट में इसका निष्कर्ष को देख लिए। ठीक है, इसका प्रस्तावना पढ़ते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज मनुष्य की दृष्टि की उपज होती है। समाज के द्वारा ही मनुष्य का निर्माण होता है। समाज मनुष्य की दृष्टि की उपज होती है। समाज जो है मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है, जहाँ कई संस्कृतियाँ मौजूद होती है, और इन संस्कृतियों के अध्ययन को ही हम लोग अंतर्दृष्टि क्रॉस कल्चर कहा जाता है, जहाँ हम लोग समाज की संस्कृतियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग अंतर संस्कृति कहते हैं, क्रॉस कल्चर कहते हैं। क्योंकि संस्कृति परिवर्तनशील होती है। यदि समाज में रह रहे व्यक्तियों के बीच सबल और श्रेष्ठता का गुण हो तो वहाँ की संस्कृति सबल होती है। यदि संस्कृति परिवर्तनशील होती है, यदि समाज में रह रहे व्यक्तियों के बीच सबल और श्रेष्ठता का गुण हो तो संस्कृति वहाँ की सबल होती है, संस्कृति वहाँ का अच्छा होता है। संस्कृति प्रभावी बन जाती है। एक प्रभावी संस्कृति कई सारे सामाजिक कुप्रथाओं को ख़त्म करती है। एक सामाजिक संस्कृति जो होती है, सामाजिक कई सारी कुप्रथाओं को ख़त्म कर देती है। अब हम लोग देखते हैं अपक्षपात, यानी समता का अर्थ। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग इसको रीडिंग कर लीजिए, देख लीजिएगा समता क्या होता है और समानता क्या होता है। ये दोनों टॉपिक को हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपका शुरू होता है अंतः संस्कृति का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चर। अंतः संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक कलाओं का अध्ययन करना। ठीक है, जहाँ हम लोग कई सारे सांस्कृतिक कलाओं का अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं, या उसको हम लोग पाठ संस्कृति भी कहते हैं। मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चर, जहाँ आपको क्रॉस कल्चर दिख जाए तो समझ जाइए, उसी को हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं। अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तनशील होती है। संस्कृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, जो संस्कृति समय के अनुसार बदलती रहती है, और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति का अध्ययन करना ही अंतः संस्कृति कहलाता है। जब हम विभिन्न क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग अंतः संस्कृति कहते हैं। जब दो परस्पर भिन्न संस्कृतियाँ आपस में संयोग करके उनसे एक नई संस्कृति का निर्माण करती है, और यह नई संस्कृति श्रेष्ठता और सबल होती है, तो कभी कभी दो विपरीत संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिलकर एक नवीन संस्कृति का निर्माण करती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक नई संस्कृति का निर्माण होती है। जब दो परस्पर संस्कृतियाँ संयोग करती है तो एक नई संस्कृति का निर्माण होती है, और नई संस्कृति श्रेष्ठ होता है, सबल होता है। कभी कभी दो विपरीत संस्कृतियाँ एक दूसरे से मिलकर एक नवीन संस्कृति का निर्माण करती है। ठीक है, भारत में प्राचीन से लेकर मध्यकालीन तक संस्कृति को नष्ट प्रभाव करने का प्रयास किया अंग्रेजों के द्वारा। खान पान, रस्मों रिवाज, धर्म, मान्यताएं, परंपरा आदि पर वहीं पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध में आवाज़, जिन्हें संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। ये सभी जो है जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन तक संस्कृति का जो प्रभाव देखे, जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन में कई सारे आक्रमणकारी हमारे देश में आए और अपनी संस्कृति का छाप छोड़ के चले गए, जो हमारी पुरानी संस्कृति में परिवर्तन लेके आ गया। तो पुरानी संस्कृति और मध्यकालीन संस्कृति के मेल से एक नवीन संस्कृति का निर्माण हुआ, जो आज के समय में हम देख रहे हैं। लिंग विशेष भूमिका में अंतर संस्कृति का दृष्टिकोण, यानी कि लिंग विशेष भूमिका में अंतर संस्कृति का क्या दृश्य रहा, ये किस नज़र से जो है इनको देखा जाता है। अंतर संस्कृति में लिंग को विशेष रूप से कैसे देखा जाता है, इसकी क्या भूमिका है। अंतर्दृष्टि के संदर्भ में लिंग की भूमिका एक से अधिक संस्कृतियों के रूप में देखा जाता है। भारत जैसे देश में कई विदेशी आक्रमणकारी ने यहाँ आकर यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया, यानी कि कई सारे जो है विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में आए और यहाँ राज्य करके जो है यहाँ की संस्कृति को प्रभावित किया और अपनी संस्कृति का छाप छोड़ दिए, जिससे भारतीय संस्कृति का दमन तथा संस्कृति में परिवर्तन हुआ। जहाँ भारतीय संस्कृति का में दमन हो गया, उनको ख़त्म कर दिया गया और अपने नए संस्कृति को जन्म दिया और संस्कृति में परिवर्तन किया। लिंग का भेदभाव हमारी संस्कृति की जड़ता एवं अन्य संस्कृतियों के आगमन से हुई। जहाँ इस संस्कृति की में जो भेदभाव हुआ
वो लिंग में जो भेदभाव है, लड़का लड़की की जो पहचान हुई, वो कहीं ना कहीं नई संस्कृतियों के आगमन से हुआ। यानी कि पहले वैदिक सभ्यता में महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया कई सारे आक्रमणकारी हमारे देश में आए और हमारी संस्कृति को दबा दिया और अपनी संस्कृति का छाप छोड़ चले गए। तो उस तरह के संस्कृति की जड़ता जो है हमारी संस्कृति के आगमन से हुई और लैंगिक विभेद पैदा हो गया, लिंग में भेदभाव पैदा हो गया। स्त्रियों को पर्दे में रखकर उन्हें सुरक्षित तो किया गया, लेकिन शिक्षा की बलि दे दी गई। स्त्रियों को हम पर्दे के अंदर तो रख दिए, लेकिन उन्हें उनका शिक्षा की बलि चढ़ा दिए, उन्हें शिक्षा से दूर कर दिए। संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लैंगिक भेदभाव पाए जाते हैं। स्त्रियों को अबला, पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान तथा ताकतवर मानना आदि संकुचित सोच से होती है। जहाँ संस्कृतियों के द्वारा कई सारे लैंगिक विभेद उत्पन्न हुआ, जिसे हम स्त्रियों को अबला कहकर पुकारे, पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान तथा ताकतवर मानकर यह सभी संकुचित सोच उत्पन्न हो गया। मनुष्य से संबंधित समस्त क्रिया संस्कृति के ही अंग है। संस्कृति मान्यता, विश्वास है, रिवाज है, परंपरा है, भोजन, वस्त्र आदि है। लिंग का महत्व संस्कृति के लिए अधिक है, क्योंकि संस्कृति मनुष्य से संबंधित होती है। और लिंग चाहे जो भी हो, मनुष्य का बोध कराता है। बालक बालिका के लिए प्रत्येक की संस्कृति अलग अलग होती है। वस्त्र हो, आभूषण हो, कार्य का बंटवारा हो, सामाजिक सहभागिता हो, धार्मिक परंपरा आदि का निर्वहन करती है। यानी कि यह कहा गया कि संस्कृति मनुष्य से संबंधित होती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी लिंग के हो, बालक हो या बालिका हो, प्रत्येक की संस्कृति अलग अलग होती है। उनका पहनाव अलग अलग होता है, उनका कपड़ा अलग अलग होता है, उनके आभूषण अलग होते हैं, उनके खान पान, कार्यों का बंटवारा आदि ये सभी जो है संस्कृति ने इनको बांट दिया। आगे देखते हैं। समग्र विश्व की संस्कृति पर सैद्धांतिक तौर पर स्त्रियों को उच्च स्थान है, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण में उनका स्थान पुरुषों की अपेक्षा निम्न है। यानी कि समग्र विश्व में हम स्त्रियों के हमेशा सम्मान को ऊंचा रखते हैं, ठीक है, जो कि सैद्धांतिक तौर पर दिखाते हैं, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण, लेकिन हम अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए, समाज में देखा जाए, तो अभी भी पुरुषों से ही स्त्रियों को निम्न रखा गया, उसे नीचे रखा गया। पूरे विश्व में लिंग विभेद, बलात्कार, शोषण, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, पितृपक्ष का अधिकार न मिलना, शिक्षा और जीवन में चयन की आज़ादी, है ना, नहीं मिल पाना, ये समस्या आज भी समाज में है। यानी कि आज भी पूरे देश में अगर देखा जाए तो लिंग विभेद हो गया, बलात्कार जैसे शोषण, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, पितृपक्ष का अधिकार ना मिलना, शिक्षा और जीवन साथी के चयन की आज़ादी नहीं मिल पाना, ये सभी समस्याएं आज भी समाज में देखने को मिलती है। स्त्रियों को सहनशील, धैर्यवान, सद्गुण संपन्न, घरेलू कार्य में दक्ष, आदर्श पुत्री, पत्नी, बहन, माता, बहू इत्यादि के रूप में समाज देखना पसंद करती है। समाज जो है आज भी स्त्रियों को सहनशील, धैर्यवान, सब गुण संपन्न, है ना, घरेलू कार्य में दक्ष, आदर्श पुत्री, पत्नी, बहन, माता, बहू इत्यादि के रूप में समाज आज देखना पसंद करती है। तो ये जो है इस तरह का विचार है। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्दा प्रथा हो, बालिकाओं की शिक्षा के अवरुद्ध होना, सती प्रथा, बालिकाओं फैशन, भवन निर्माण, युद्ध कला इत्यादि अनेक क्षेत्रों में हुए, जिससे समय की संस्कृति पर अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव पड़ा और यह प्रभाव इतना दूरगामी था कि आज तक भारतीय संस्कृति ये तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं। यानी कि ये सभी जो हम लोग देखते हैं संस्कृति हो, जिसमें हम लोग सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बालिकाओं के लिए शिक्षा अवरुद्ध बनना, बालिकाओं के फैशन, भवन निर्माण, युद्ध कला, ये सभी जो है अंग्रेज़ों की संस्कृति का प्रभाव हमारे देश में इतना पड़ा है कि इतने दूरगामी तक था कि आज भी हमारी संस्कृति में ये सभी जो है तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं। भारतीय खान पान, ठीक है, भारतीय खान पान, रहन सहन, भाषा, शिक्षा, न्याय व्यवस्था, त्यौहार, रीति रिवाज, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह आदि में परिवर्तन हुआ है। जहाँ हम लोग ये देखते हैं खान पान हो, रहन सहन हो, शिक्षा हो, न्याय व्यवस्था हो, त्यौहार हो, रीति रिवाज हो, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा की समाप्ति हो,
विधवा पुनर्विवाह आदि पर परिवर्तन जो आज के समाज में हम लोग देखने को मिलता है। आज की शिक्षा भी ये संस्कृति को समाहित है। आज की शिक्षा इस संस्कृति से क्या है, समाहित है, जहाँ इस संस्कृति का उजागर करके इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अतः संस्कृति अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जहाँ एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करने के लिए संस्कृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संस्कृति का मनुष्य का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि संस्कृति को मानवतापूर्ण, समता और विश्व बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। अतः शिक्षा के द्वारा संस्कृति को श्रेष्ठ और आधुनिकता बनाना है। अतः संस्कृति के द्वारा जो है हम इसको श्रेष्ठ और आधुनिक बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, जो कि यूनिट 1 का क्वेश्चन है। यूनिट 2 का 2 क्वेश्चन हो गया। अब यूनिट 1 का पहले पढ़ा दिए थे, उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से करा रहे हैं और यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन करा दिए, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा 16×32 नंबर, और उधर आपका 8 नंबर का जो है कंपलसरी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो 40 का 40 नंबर इस महामैराथन क्लास से खत्म हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। लिंग के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और इतना परफेक्ट ज्ञान जो है आपको इसी चैनल में मिलेगा, और जो मेरे द्वारा बताया गया जो आपका ये टॉपिक है, जो कि बहुत अच्छे ढंग से दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या बताएंगे। ठीक है, तो लिंग के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग के दार्शनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या, यानी कि लिंग में दार्शनिक का क्या दृष्टिकोण है, यानी दार्शनिकों ने किस तरह से लिंग की पहचान की और समाजशास्त्रियों ने किस तरह से लिंग को उनका अधिकार दिया, ये दोनों जो है अपने अपने सिद्धांत दिए। दार्शनिक जो है पहचान कराती है लिंग की, और समाजशास्त्री जो है लिंग को उनका अधिकार देता है। तो इनके सिद्धांतों की व्याख्या करना है, इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया। सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। प्रस्तावना, लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत और निष्कर्ष। ठीक है, चलिए आइए प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लोग देखते हैं कि देश में लिंगीय परिप्रेक्ष्य में कई सारी विचारधाराएं पनप रही है। देश में अगर लिंगीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई सारी विचारधाराएं पनप रही है, जो कि समाज के द्वारा रूढ़िवादिता विचार है ना, इस तरह की कई सारी जो है सामाजिक कुप्रथाएं जो है हमारे देश में समाज के द्वारा उत्पन्न होती है, जिसमें लिंगीय परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश की जा रही है। जहाँ लैंगिक परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की धाराएं की क्या पहचान है, इस तरह की धाराएं क्यों उत्पन्न हो रही है। जहां इसमें दार्शनिक तथा समाजशास्त्रियों के विभिन्न सिद्धांतों की मदद से लिंग को समझने की कोशिश की जा रही है। जहां दार्शनिक यानी फिलोसफिकल एंड समाजशास्त्रीय यानी सोशियोलॉजिकल के विभिन्न सिद्धांतों की मदद से, इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनकी मदद से लिंग को समझने की कोशिश की जा रही है। जहाँ इसमें लिंग की पहचान, उनकी प्रकृति, उनके बारे में प्रश्न पूछना, जो कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। यदि लिंग की पहचान क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनके बारे में प्रश्न पूछना, ये सभी आपका फिलोसफिकल एस्पेक्ट में आता है, यानी कि फिलोसफिकल यानी दार्शनिक एस्पेक्ट्स यानी दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में आता है। जबकि वहीं देखा जाए तो वहीं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाज में लिंग की क्या भूमिका है, शक्ति संबंध और असमानता पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि दार्शनिक परिप्रेक्ष्य जो होता है वो लिंग की पहचान करता है, लिंग के बारे में प्रश्न पूछता है और उनकी प्रकृति को देखता है दार्शनिक, और लिंग की क्या भूमिका है, शक्ति संबंध और असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करता है समाजशास्त्रीय। तो दोनों का सहयोग होता है लिंग के जो है इस पक्षपात में। दार्शनिक और समाजशास्त्रीय का क्या दृष्टिकोण है, ये हम लोग का टॉपिक है। अतः दार्शनिक तथा समाजशास्त्रियों ने लिंग पहचान में दृष्टिकोण दी है, यानी कि दार्शनिक तथा समाजशास्त्रियों ने लिंग की क्या पहचान है समाज में, इस पे इन्होंने दृष्टि दी है, इन्होंने अपना योगदान दिया है, इन्होंने अपना दृष्टिकोण दी है। यही हम लोग का टॉपिक था और इससे संबंधित हम प्रस्तावना बना दी है, इंट्रोडक्शन दे दिए। ठीक, अब हम लोग इसमें देखते हैं लिंग के दार्शनिक सिद्धांत। तो देखिए इस तरह से लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, द फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, द फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। तो लिंग के दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन है, तो यहाँ पे 8 गो जो है 8 हम दार्शनिक सिद्धांत दिए हैं जो आपको याद रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। लिंग के दार्शनिक सिद्धांत, इस तरह से आप लोग डायग्राम बनाइएगा कॉपी में, और इसका दार्शनिक सिद्धांत को याद कर लीजिए। एक एक करके इसको देखते हैं।
लिंग के दार्शनिक सिद्धांत में अगर देखा जाए तो पहला नंबर में है पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध। दूसरा में है लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना, लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना। महिलाएं अधीन है, उसके बाद है परिवार और धार्मिक, ठीक है, 4 नंबर में। 5 नंबर में है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। 6 नंबर में है सामाजिक भेद में पुरुषों का प्रभुत्व। 7 नंबर में है पुरुष प्रधानता महिला, और 8 में है पितृसत्तात्मक समाज। यानी इस तरह से हम लोग 8 जो है दार्शनिक सिद्धांत देखिए कौन कौन। 1 नंबर में पुरुष और स्त्री बीच असमान संबंध। दूसरा में है लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना। तीसरा में है महिला अधीन है। चौथा में है परिवार और धार्मिक। 5 नंबर में है आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। 6 नंबर में है सामाजिक भेद और में पुरुषों का प्रभुत्व, और 7 में है पुरुष प्रधान महिला, और 8 में है पितृसत्तात्मक समाज। इस तरह से लिंग के दार्शनिक सिद्धांत हैं जो लिंग के परिप्रेक्ष्य में बात की है। तो आइए एक एक करके सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है। चलिए, इसका पहला नंबर में है पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमेन आर अनइक्वल। इसका इंग्लिश भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमेन आर अनइक्वल, मतलब यह कहा गया है कि पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध। वैदिक सभ्यता में महिलाओं में असमान नहीं देखी जाती थी। पहले ज़माने में वैदिक सभ्यताओं में महिलाओं में असमानता नहीं देखी जाती थी, जहां महिलाओं को पुरुषों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्त्रियों को लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव किया गया। जहाँ स्त्रियों को लिंग के पहचान के आधार पर समाज जो है उनके साथ भेदभाव करते गया। समाज जो है के ऊपर में कई सारी रूढ़िवादिता विचार हुआ, जिस कारण से महिलाओं के साथ जो है अपमानजनक और उनका अधिकार को छीन के उनके साथ भेदभाव किया गया। चाहे वो घरेलू कार्य हो, चाहे वो समाज की रूढ़िवादिता विचार हो, आदि ने स्त्रियों के साथ भेदभाव किया। आदि जो है ये सभी कुप्रथाएं जो है स्त्रियों के साथ संबंध के साथ जो है भेदभाव किए। इस तरह से दार्शनिक दृष्टिकोण का ये पहला सिद्धांत है, जिन्होंने दार्शनिक ने अपना दृष्टिकोण दिया कि पुरुष और स्त्री के बीच असमान संबंध है। दूसरा नंबर दृष्टिकोण क्या है? दूसरा नंबर दृष्टिकोण के दार्शनिक सिद्धांत के दृष्टिकोण है कि लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना, इलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रेफिकेशन। समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को कम करना, यानी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो असमानता है उसको कम करना, ठीक है। और एक ऐसा समाज बनाना जहां लोगों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त हो। और एक ऐसा समाज बनाना है जहां लिंगों को समान मिले, अधिकार मिले, अवसर मिले और उसको सम्मान प्राप्त हो। इसके लिए शिक्षा, सामाजिक बदलाव की आवश्यकता होती है। इसके लिए समाज, शिक्षा, कानून व्यवस्था समाज में बदलाव ला सकती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि लिंग स्त्रीकरण को समाप्त करना, यानी कि समाज में महिला और पुरुषों के बीच जो भेदभाव है उनको समाप्त करना। इस तरह से एक नए समाज का निर्माण करना जिसमें लिंगों का सम्मान मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, उन्हें अवसर दे और उनको सम्मान मिलके उनको जो है क्या करें, उनका अधिकार दें। तो ये शिक्षा के द्वारा हो सकता है, कानून के द्वारा हो सकता है, और सामाजिक बदलाव की आवश्यकता होती है। तो ये दूसरा दृष्टिकोण था। तीसरा दृष्टिकोण देखें दार्शनिक सिद्धांत के, कि दार्शनिक सिद्धांत ने तीसरा दृष्टिकोण ये दिया कि महिलाएं अधीन हैं, यानी कि वोमेन आर सबऑर्डिनेटेड। महिलाएं अधीन होती है, महिलाएं जो पुरुषों के अधीन होती है, यानी कि पुरुष जो कार्य करने बोलेगा महिलाएं वही काम करेगी। तो महिलाएं जो होती है पुरुषों के अधीन होती है। ये जो है दृष्टिकोण दिया इन्होंने। इनका कहना यह था, इनका तात्पर्य यह था कि महिलाएं अधीन है, जैसे पुरुष जो कार्य करने को कहेंगे महिलाएं वही कार्य करेगी। इसी को महिलाएं अधीन कहते हैं या कहा जाता है। इसी को हम लोग महिला अधीन कहा जाता है, जिसमें पुरुष जो कार्य करने को कहेंगे महिलाएं वही काम करेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं महिलाएं अधीन है, वोमेन आर सबऑर्डिनेटेड। अगर हम लोग चौथा दार्शनिक दृष्टिकोण देखा जाए तो चौथा दार्शनिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है परिवार और धार्मिक, फैमिली एंड रिलीजन। फैमिली और रिलीजन का क्या महत्व है? जहाँ परिवार में ये देखा जाता है कि पितृ की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है, और धार्मिक रूप में ये देखा जाए तो संत, महात्मा, गुरु में भी पुरुषों में प्रधानता है। यानी कि ये देखा जाता है कि परिवार में भी पुरुषों की प्रधानता है, परिवार में भी लड़कों की प्रधानता है। जहाँ महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता है, पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, स्त्री का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरह की जो है पारिवारिक
हो या फिर धार्मिक रूप से हो, जहाँ पे संत महात्माओं में भी देखते हैं तो पुरुषों की ही अधिकता ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी हम लोग पुरुषों का ही वर्चस्व से देखते हैं। तो यहाँ पे परिवार और धार्मिक रूप में भी ये देखा जाता है कि लिंग विभेद हो रहा है। तो इस तरह से चौथा दृष्टिकोण दिया। पांचवा दृष्टिकोण क्या है? आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था देखें, इकोनॉमी पॉलिटिकल सिस्टम, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। आज भी देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था, जहां पुरुषों की प्रधानता अधिक है, अभी भी वो यहाँ बदलाव नहीं हुआ है। आज भी देखा जाता है कि आर्थिक व्यवस्था हो, यानी कि आर्थिक यानी धन के मामले में हो या फिर राजनीतिक व्यवस्था के मामले में क्यों ना हो, पुरुषों की प्रधानता अधिक होती है। हमारे देश में भी देखा जाए तो आर्थिक में पुरुष ही है और राजनीतिक में भी पुरुषों की प्रधानता अधिक है, अभी भी यहाँ बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो है दृष्टिकोण पांचवा दृष्टिकोण है। 6 नंबर में है सामाजिक भेद में पुरुष का प्रभुत्व। ठीक है, सामाजिक भेद में पुरुष का प्रभुत्व, मेल डोमिनेंस इन सोशल डिस्टिनेशन। समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति और विशेष अधिकार प्राप्त है। समाज में अगर देखा जाए तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति मिला है, उनको अधिक अधिकार मिला है, जहाँ विशेष अधिकार उनको विशेष रूप से दिया गया है। किसको? पुरुषों को। तो समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक शक्ति और विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। तो ये 6 नंबर दृष्टिकोण था। 7वां नंबर दृष्टिकोण है पुरुष प्रधानता महिला, मेल डोमिनेटेड फीमेल। ठीक है, तो पुरुष प्रधानता महिला में अक्सर देखा जाता है कि पुरुषों को प्रधान व्यवस्था में सामाजिक और शक्ति संबंधों का अधिकार होता है। पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर प्रभुत्व पर नियंत्रण किया जाता है। यानी ये दिखाता है कि पुरुषों को प्रधान व्यवस्था में सामाजिक और शक्ति संबंधी संबंधों का आधार होता है। पुरुषों के द्वारा महिलाओं के प्रभुत्व और उनका नियंत्रण किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 7 पॉइंट देख लिए और 8वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है दार्शनिक दृष्टिकोण के कि पितृसत्तात्मक समाज, पैट्रिकल और सोसाइटी। तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी में देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज जहाँ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति प्रदान करती है। जहाँ ये देखता है कि पितृसत्तात्मक समाज जो होती है जिसमें सामाजिक व्यवस्था ये है कि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक शक्ति अधिक प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए लिंग के दार्शनिक सिद्धांत क्या क्या है, यानी कि फिलोसफिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। तो लिंग के दार्शनिक सिद्धांत हम लोग 8 देखें। दार्शनिक सिद्धांत, जहाँ दार्शनिक सिद्धांतों ने किस तरह से लिंग की पहचान करते हुए उनके बारे में बताया। लगभग 8 सिद्धांत देखें। आठों सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है इसलिए इसको याद रखिएगा। लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ जेंडर। ठीक है, तो लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है? समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मतलब हुआ समाज में किस तरह से लिंग के प्रति व्यवहार होता है, इसी को हम लोग समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। तो लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत लगभग 7 बताए हैं। 1 नंबर में है पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ। दूसरा में है पितृ प्रधानता को हटाना है। 3 नंबर में सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन। 4 में है पुरुष और स्त्री को क्षमता के अनुसार अधिकार। 5 में है समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका। फिर 6 में है गैर सरकारी संगठन का योगदान। ठीक है, और 7 में है लैंगिक पहचान की इच्छा। तो इस तरह से आप लोग जो है 7 हम पॉइंट बताए हैं। सातों का सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ, पितृ प्रधान को हटाना, सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन, पुरुष और स्त्री को क्षमता के अनुसार अधिकार, समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका, गैर सरकारी संगठन का योगदान और लैंगिक पहचान की इच्छा। तो इस तरह से लिंग के समाजशास्त्रीय सिद्धांत 7 है और आपको इसका सातों का सातों पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग याद करते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा इसको। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ, जहाँ समाज पुरुषों और स्त्रियों को उनके श्रेणियों के आधार पर बांटती है। जहाँ समाज जो है पुरुष और स्त्रियों को उनके श्रेणियों की कैटेगरीज के आधार पर बांटती है।
जिससे उनके कामों काजों आदि के आधार पर विभाजित की है। जहाँ उनको कामकाज के आधार पर, रहन सहन के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, इन सभी आधार पर समाज जो है पुरुषों और स्त्रियों को अलग अलग बांटने का कार्य करती है। तो पुरुष और स्त्री की श्रेणियाँ पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, पितृ प्रधान को हटाना। पितृ प्रधान को हटाना दूसरा दृष्टिकोण है समाजशास्त्रीय का, जहाँ की समाज की यह मान्यताएं थी कि पितृ पर संपत्ति का अधिकार पुत्र पर होता है और पुरुषों की प्रधानता को हटाना है। यानी कि जहाँ समाज का ये मान्यता था कि पितृ की जो संपत्ति होती है, यानी पिता का जो संपत्ति होता है, उन पर पुत्र का ही अधिकार होता है। तो इस तरह की जो पुरुषों की प्रधानता है उनको क्या करना है, हटाना है, इनको एलिमिनेट करना है, ताकि महिलाओं का सम्मान और प्रधानता मिल सके। जहाँ महिलाओं को भी सम्मान मिल सके और उनको भी प्रधानता मिल सके, उनको भी पिता की संपत्ति का अधिकार मिल सके। तो पितृ प्रधान को हटाना है। तीसरा है समाजशास्त्रीय सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन। तो समाजशास्त्रीय का तीसरा दृष्टिकोण है कि सामाजिक व्यवस्था में लिंग परिवर्तन करना है। यानी कि समाज में पनप रही लिंगीय विभेद के कारण पुरुष तथा स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है। समाज में पनप रहे लिंगीय विभेद के कारण पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव किया जाता है, जिससे सामाजिक व्यवस्था में लिंगीय परिवर्तन के सोच को बदलता है। जहाँ सामाजिक व्यवस्था में लिंगीय परिवर्तन के सोच को क्या करता है, बदलता है। यानी कि समाज जो है लिंगीय परिवर्तन की सोच को बदल सकता है। चौथा नंबर अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो पुरुष और स्त्री का क्षमता के अनुसार अधिकार। सभी व्यक्तियों का अलग अलग क्षमता होता है, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हो, उनका क्षमता के अनुसार उनको अधिकार मिलना चाहिए। पुरुष हो या स्त्री, उनकी अपनी अपनी क्षमता होती है, जिससे उनकी क्षमता के अनुसार उनको अधिकार तथा सम्मान दिया जाता है। पुरुष हो या स्त्री, उनकी अपनी अपनी क्षमता होती है, जिससे उनकी क्षमता के अनुसार उनको अधिकार दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। तो पुरुष और स्त्री का क्षमता के अनुसार अधिकार देना। 5 नंबर में देखते हैं समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका। समाजीय समूह को मतलब सोशल ग्रुप। कई सारी समाजीय समूह सोशल ग्रुप होती है, जहाँ महिलाओं के उत्थान की बात करती है। कई सारे समाजीय ग्रुप होता है, यानी कि सोशल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो महिलाओं के उत्थान की बात करता है, जो महिलाओं के अधिकार की बात करता है, जो महिलाओं को उनका सम्मान देता है, महिलाओं को उनका अधिकार देता है। जहाँ मीडिया के द्वारा महिलाओं के साथ हो रही अमानवीय व्यवहारों का उजागर करती है। जहाँ मीडिया जो होती है वो महिलाओं के साथ हो रही अमानवीय व्यवहार, उनका अधिकार छीना जाता है, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ी की जाती है, इस तरह अमानवीय व्यवहारों को उजागर करने का प्रयास करती है और उन्हें न्याय देती है मीडिया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए समाजशास्त्री और मीडिया की भूमिका में समाजशास्त्रीय यानी कि समाजीय समूह और मीडिया की भूमिका में समाजशास्त्रीय का दृष्टिकोण है। अगला 6 नंबर में देखते हैं गैर सरकारी संगठन का योगदान, यानी एनजीओ का योगदान। कई सारे एनजीओ गैर सरकारी संगठन ऐसे होते हैं जो महिलाओं का उनका समान वेतन देने का कार्य करती है, उनको समाज में सम्मान देती है और जिससे उनका योगदान मिलता है। कई सारे एनजीओ ऐसे होते हैं जो महिलाओं को उनका वेतन देता है, समान वेतन देता है, यानी महिलाओं के साथ उनका जो जिनका कार्य करने के अनुसार उनका जो वेतन बनता है उनको वो देता है और समाज में उनको सम्मान देता है, उनका योगदान देता है। कई सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन चलते हैं जिनके द्वारा महिलाओं को उनका सम्मान देता है और उनके अधिकार की बात करता है। तो 6 पॉइंट देखिए। अगला 7 पॉइंट है और जो कि लास्ट पॉइंट है समाजीय शास्त्रीय दृष्टिकोण का। लैंगिक पहचान की इच्छा। लैंगिक पहचान की इच्छा से तात्पर्य यह है कि समाज लैंगिक पहचान के द्वारा लड़का तथा लड़कियों की भेदभाव को ख़त्म करती है। उनके साथ लैंगिकता पहचान ना हो जिससे पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव हो। यानी लैंगिक पहचान की इच्छा ये मतलब ये हुआ कि लैंगिक पहचान के द्वारा लड़का या लड़की के भेदभाव को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। उनके साथ लैंगिकता पहचान ना हो इसके लिए हम पुरुष और स्त्रियों के भेदभाव हो इसके लिए हम उसको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से हम लोग 7 पॉइंट को देखें जहाँ लिंग के आधार पर दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या था, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात किए और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष को देखते हैं। कंक्लूजन ये है, अतः उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि समाज में लैंगिक विभेद की पहचान करके उन्हें कैसे दूर किया जाए दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। जहाँ दार्शनिक का ये काम है कि वो लैंगिक पहचान कर सके, लिंग की पहचान कर सके, ताकि वो
वो उनके द्वारा जो है समाजशास्त्री के द्वारा इनको उजागर करके उनका समाधान किया सके। तो इस तरह हम लोग देखें कि लिंग में जो है दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इस टॉपिक पे हम लोग बात किए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का पूछ सकता है। तो याद रखिएगा आप लोग कि लिंग में दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, इस टॉपिक को हम लोग बात किए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट जरूर करिएगा और सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस तरह से आप लोग का महामैराथन क्लास चला है, तो महामैराथन क्लास की मदद से आप लोग का जेंडर स्कूल सोसाइटी टॉपिक से यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन और यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन को समाप्त कर दिए और कंपलसरी क्वेश्चन को बढ़ा के हम समाप्त कर दिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक सभी दोस्तों से शेयर करें। अगर इस महामैराथन क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 7549773631। तो इस महामैराथन का जो है आपको PDF मिलेगा, या व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग को PDF प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों का रीअपेयर से बच जाए। ठीक है, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।